टाइम तो हो गया आप लोगों की क्लास का। मैंने आप लोगों को कल तो उसके क्या कहते हैं, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बारे में जी बताया। फिर उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताया और किस प्रकार से फेलियर जो है ऑर्गेनाइजेशंस के इन द गवर्नमेंट सेक्टर को किस प्रकार से हम सक्सेस में चेंज कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपने गोल्स कैसे हम चेंज करें या उसको हम हल्का सा शिफ्ट करें, उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ठीक के है। इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इट क्रिएट्स सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट क्रिएट्स सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यस मैम। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट लिखिए इंडिविजुअल कंपोनेंट। यस मैम। थर्ड है ग्रुप ऑब्लिक टीम कंपोनेंट। मैम ग्रुप ऑब्लिक टीम, टीम। हाँ, टीम ओके मैम। वन द सेम थिंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट। यस मैम। फिर नेक्स्ट है लीडरशिप कंपोनेंट। यस मैम। फिर लास्ट है एक्सटर्नल फोर्सेस कंपोनेंट। यस। ठीक है, तो यस। इन इन हेडिंग्स पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें सबसे पहली बात की मैंने क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है, जैसे हम एग्जांपल से समझाएं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो व्यक्ति को इस तरीके का बना देगा कि उसका मतलब सब्स्टिट्यूट और कोई होगा ही नहीं, ताकि हम लंबे समय तक विदाउट एनी कंपटीशन वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे लता मंगेशकर जो थी वो बहुत लंबे समय तक मतलब म्यूजिक के क्षेत्र में जानी जाती थी और उसका कॉम्पिटिटिव जो था वो कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता था। वो बहुत रेयर थी, वैल्यूबल थी और डिफिकल्ट टू इमिटेट थी। तो इसी यस तरीके मैम। से जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो स्टडी है, इट कन्वर्ट्स द पीपल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एज वैल्यूबल, रेयर, inimitable and non-substitutable through various ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस। जिससे क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है, वो जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो लंबे समय तक विदाउट एनी कंपटीशन अपने आप को एडवांटेजेस लेवल पे सस्टेन कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है। और इसमें क्या तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे? ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन क्रिएट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन through performance, knowledge sharing, and trust through a combination of individual development, टीम डिजाइन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। इस इन सब के माध्यम से वो उनके अंदर वो काबिलियत पैदा करेगा जिसकी वजह से और अन्य जो एम्प्लॉयज हैं वो उनका किसी भी तरीके से उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब लंबे समय तक वो उन लोगों को विदाउट एनी कॉम्पिटिशन उनको सस्टेन कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंस है। फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट का मतलब ये है कैसे इंडिविजुअल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी जो है वो एडवांटेजेस हो सकती है। जैसे इसमें यदि हम ऑर्गेनाइजेशन में लें तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मान लो कोई वो रिजल्ट ना दे रहा हो जैसे उम्मीद उससे की जा रही हो, और जो मैनेजर है जो उनको मैनेज कर रहा है, जिनको लीड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ जाएगा कि हाँ कोई इसमें ये कमी है जिसकी वजह से वो उसको नहीं कर पा रहा है, वो रिजल्ट्स जो हैं उसके द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। तो एक तरीका ये था कि हम स्क्रीनिंग के टाइम पे ही उसको बाहर कर देते, ठीक है, लेकिन उस वक्त हम
वो एंट्री नहीं कर चुका था तो हम उसके बिहेवियर को नहीं समझ पाए थे, तो उस दौरान तो हम उसको चेंज नहीं कर पाए। हाँ, ये तरीका है कि हम उसको उसका ट्रांसफर हम किसी और फील्ड किसी और ग्रुप में कर दें या किसी और फील्ड में कर दें, एक ये तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि हम उसके बिहेवियर को प्रॉपरली स्टडी करके उसके बिहेवियर में चेंज लाने का प्रयास करें, जिससे कि वो किसके अकॉर्डिंग हो जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो जाए और वो रिजल्ट दे सके जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को उनकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस बात को समझने में हेल्प करता है कि क्यों हमारे क्यों क्यों कोई व्यक्ति जो है, क्यों कोई उसका एम्प्लॉय जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है जो उसको काम करते हुए देने चाहिए, और अगर नहीं दे पा रहा है तो किस तरीके से उसका हम वे आउट निकालें, किस तरीके से उसके बिहेवियर में चेंज लाएं, कि बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, कि बिहेवियर में चेंज ला के वो डिजायर्ड रिजल्ट्स दे पाएगा, इसके लिए कौन सा उसके उसके इनिशिएटिव्स लिए जाएं जो उसके लिए एक मोटिवेट, मतलब जो उस व्यक्ति को मोटिवेट कर सके, ताकि वो व्यक्ति उस क्षेत्र में उस तरीके से उस चीज को सीख सके और डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो ला सके। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी इस तरीके से इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप और टीम कंपोनेंट। ग्रुप और टीम कंपोनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल दो टीम्स काम कर रही हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उस पर कॉम्पिटेंट लोग ए ग्रुप में भी डाले हैं, उतने ही कॉम्पिटेंट लोग बी ग्रुप में भी डाले हैं, लेकिन हम बाद में स्टडी करते हैं कि ए ग्रुप जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पा रहा, बी ग्रुप जो है उसके रिजल्ट्स बेहतर हैं। तो फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो कारण है, और फिर उसका वे आउट निकाला जाएगा। उसका हमने क्या वे आउट निकाला, हमने एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया दूसरी टीम में, फिर उसने वहां पर क्या देखा कि वो जो टीम है, जो फॉर एग्जाम्पल ए टीम है, बी टीम है, ए टीम बढ़िया रिजल्ट दे रही, ए टीम बढ़िया रिजल्ट नहीं दे रही थी, बी टीम बढ़िया रिजल्ट दे रही थी। हमने क्या किया, बी टीम से, क्योंकि वो स्टडी भी करती है और उसका वे आउट भी निकालती है, तो बी टीम से हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया ए टीम में। और ए टीम में जब हमने उसे ट्रांसफर कर दिया तो हमने क्या देखा कि उसने ये स्टडी किया, जो ट्रांसफर जिसका हुआ था, कि ये टीम जो है वो बेटर आइडियाज लिए हुए है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लेवल पर कहीं ना कहीं ये चूक कर रही है, जिसकी वजह से वो डिजायर्ड रिजल्ट्स सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो टीम बी के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो इफेक्टिव टीम डिजाइन करने की में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किस प्रकार से टीम्स को डिजाइन किया जाए, जो कमी पेशी रह जाए उसको किस तरह से दूर किया जाए, जिसके माध्यम से हम उस टीम्स को मतलब ऐसी टीम्स बनाएं जिससे हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हो सकें। तो हमने इसमें ट्रांसफर करके उस टीम को उसकी उस कमी को पूरा कर दिया। ठीक है। अब ओके। नेक्स्ट मैंने बताया आपको ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है एक हेल्पफुल या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प इन डिजाइनिंग, structuring and changing culture to create a learning and innovative organizations। ठीक है। It suggests a way to implant an organizational subculture within the overall culture। मतलब मैं दोनों पॉइंट्स देख लीजिए, फिर मैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। यस मैम। Organization behavior helps in designing, structuring and changing culture to create a to create a I'm changing culture to create a to create a. learning and innovative organization। Yes मैम। ठीक है। इट सजेस्ट वेज टू इम्प्लांट, कैसे ही कर पाती है कि इट सजेस्ट वेज टू इम्प्लांट एन ऑर्गेनाइजेशनल सब कल्चर, organizational subculture within Yes। the overall culture।
यस मैम। ठीक है। जैसे एक एरियाज में बहुत सारे हड़ताल हो रहे हैं, जैसे एक एरियाज में और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं और उसमें बहुत सारी जो है वो हड़ताल जो हो रही हैं उसको वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ठीक है। तो एक एक तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, और जहाँ पर लोग इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं और वो भी उससे मतलब उन हड़ताल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले व्यक्ति। और एक जगह पर ऐसा हो रहा है कि वहां पर हड़ताल तो हो रही हैं, लेकिन वहां पर उन हड़ताल का किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव जो है उस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं पड़ रहा, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति विदाउट एनी रिस्पॉन्डिंग टू दोज स्ट्राइक्स वो अपना प्रॉपरली वर्क जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट एनी हर्डल कर रहे हैं। इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी मतलब करके वहाँ के जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके बिहेवियर को सही प्रकार से समझ के हमने ऐसा कल्चर वहाँ पर क्रिएट किया है, ऐसा माहौल वहाँ पर क्रिएट किया है जिससे वो इस प्रकार की चीज़ों से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मान लो वहाँ का कल्चर है, बात बात पर हड़ताल हो रही है, किसी भी काम को नहीं हो पा रहा है तो हड़ताल के माध्यम से हम उसको काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके से उससे इफेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि वो पहले से जान गए कि वहां पर इस प्रकार का माहौल है। यदि हम अपना सब कल्चर उसमें उस एटमॉस्फेयर में क्रिएट नहीं करेंगे, डिजाइन नहीं करेंगे, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रकार की हड़ताल को रिस्पॉन्ड करने का काम करेंगे। मतलब हम अपना वर्क, चाहे वहां का कल्चर कैसा भी हो, लेकिन हम अपना कल्चर वर्क कल्चर इस प्रकार से क्रिएट कर दें जिससे वो किसी भी तरीके से अप्रभावित हो जाए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन हमने बच्चों के अंदर मतलब मतलब टीचिंग के दौरान ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि हमने कह दिया कि कोई भी परिस्थितियां रहेंगी, चाहे कैसी भी एडवर्स सिचुएशंस हो जाएं, लेकिन हमारी क्लास किसी भी तरीके से चलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई हम क्लास में नहीं क्लासरूम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से क्लास को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये है कि हमें क्लास करनी है, हमने वो टीचिंग लेनी है, हमने क्लासेस अटेंड करनी है, तो हम किसी भी और तरीके से भी हम उस क्लास को कंटिन्यू रख सकते हैं। हमने एक ऐसा कल्चर, ऐसा एक एटमॉस्फेयर, ऐसी एक फीलिंग बच्चों के अंदर क्रिएट कर दी कि उनको क्लासरूम स्टडी जो है टीचर से पढ़ना इतना कंफर्टेबल, इतना सही लगने लगा कि वो उन्होंने कोई भी वे आउट निकाल के उस कल्चर को बनाए रखा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जो आपस की जो इंटरेक्शन है, आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बॉन्डिंग है, उसको हमने एज इट इज बनाए रखा। तो इस प्रकार ये हम तब कर पाएंगे जब हम प्रॉपरली स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, जो भाई इस ऑर्गेनाइजेशन, भाई हमारी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम प्रॉपरली जो है स्टूडेंट्स के बिहेवियर की स्टडी कर सके कि हमने ये जाना कि स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। वो दूर दूर से आते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट की डीप डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं ताकि आगे वो किसी कॉम्पिटिशन्स में जा सकें, आसानी से एग्जाम्स को मतलब क्लियर कर सकें। तो उनके अंदर एक ये फीलिंग है, कुछ रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक अपना सब कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो स्टडी है वो क्रिएट कर सकती है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन स्टडी जो है हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है आपका लीडरशिप कंपोनेंट। लीडरशिप कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी जो है वो किस तरीके से फायदेमंद होती है कि हमें पता है कि इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको किस प्रकार के लोग जो है लीड कर पाएंगे, कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो इस प्रकार के लोगों को सही प्रकार से मार्गदर्शन दे पाएगा। तो अगर सही मार्गदर्शन, सही लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएगी, तो यदि वो क्राइसिस में भी चल रहा होगा तो उस क्राइसिस से भी निकाल कर उसको क्या कर देगा, वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा और वो ऑब्जेक्टिव जो जो फेलियर में चल रहा है वो सक्सेस में चलने लगेगा। तो लीडरशिप लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी जो है इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कैसा लीडर होना चाहिए, क्या स्टाइल अपनाना चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए, कैसे वो लोगों को ट्रांसफॉर्म करेगा, कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज करेगा, ये समस्त चीजें जो हमको किससे समझ में आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी से ही समझ में आती हैं। फिर है एक्सटर्नल फोर्स कंपोनेंट। देखिए
इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो कई बार एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पर नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। लेकिन किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी जो है इस एक्सटर्नल फोर्सेस के नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकती है, उसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइन जो पायनियर ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइन थी यूएस में। साउथ वेस्ट एयरलाइन जो सबसे Yes, लो ma'am. कॉस्ट रखते थे एयरलाइंस यूएस में, और वो किस लिए जानी जाती थी? फॉर इट्स इनोवेटिव एंड फन लविंग वर्किंग एनवायरनमेंट। वहां पर कैसा रहता था? एक इनोवेटिव एनवायरनमेंट रहता था, फन लविंग वर्किंग एनवायरनमेंट था। मतलब कोई भी टेंशन में बाहर से जो काम नहीं करता था, और उसमें एंट्री करने की रिक्वायरमेंट ही थी, मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही थी उस व्यक्ति को जॉब मिलती थी जो इस प्रकार का फन लविंग नेचर का हो। ठीक है, तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में था। अब उस ऑर्गेनाइजेशन, अब वो जो एयरलाइन थी उसमें लो कॉस्ट थे, इसका मतलब उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब हमने कंपैरिजन किया, जब हमने स्टडी की, तो हमने क्या जाना कि जो और एयरलाइंस हैं, ठीक है, जिनमें जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है वो भी उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं, और उसी कंपैरिजन में जो और जिनकी लो कॉस्ट है वो भी, वो तो उनका तो जिसे कहते हैं बहुत लॉस हो रहा है। लेकिन उसी कंपैरिजन में इस एयरलाइन का में जो काम, मतलब ये जो एयरलाइन थी वो बहुत ज़्यादा जो थी वो प्रॉफिट कमा रही थी। इसका कारण क्या था? कि वहाँ की जो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस थी, ठीक है, वो क्या करते थे? वो इस प्रकार की यूनियन बना, इस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक स्पॉन्सर्ड यूनियनशिप थी। ठीक है, वो क्या करती थी? लोगों से नेगोशिएट करती थी, इवन वो वेजेस लेवल पे भी उन लोगों से नेगोशिएट करके वो कंफर्टेबल तरीके से लोगों को सेटिस्फाई करके मतलब एंट्री होती थी उनकी एयरलाइंस में। तो लेकिन जो वहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो इंटरवीन करती थी कि इस प्रकार का यूनियन जो है वो फॉर्म ना हो सके, जो ऑर्गेनाइजेशन बने, जो यूनियन बने वो उसके अकॉर्डिंग ही बने। तो और जो एयरलाइंस थे वो इस प्रकार से उसको नहीं कर पा रही थी जो कि ये एयरलाइन, साउथ वेस्ट एयरलाइन कर पा रही थी। तो वो एक्सटर्नल फोर्स, यही तो एक्सटर्नल फोर्स थी कि वहाँ का जो इंटरवेंशन था पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मतलब पॉलिटिकल पार्ट का जो इंटरवेंशन था उसको वो, उसको उसके जो प्रभाव को वो मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल नेगेटिव करने का, बिल्कुल उसके प्रभाव को बिल्कुल खत्म करने का काम कर रहा था उसका स्पॉन्सर्ड यूनियन, जो उसने स्पॉन्सर्ड यूनियन बना रखा था वो कर पा रहा था, जो कि अन्य जगहों पर वो नहीं कर, अन्य एयरलाइंस में इस प्रकार का कोई भी स्पॉन्सर्ड यूनियन नहीं था जो इस प्रकार के पॉलिटिकल इंटरवेंशन को निगेट कर सके। तो इस प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर स्टडी के माध्यम से वो जान पाती है कि आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि मैंने बताया था इसका भी एक की एलिमेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसकी वो स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत की जाती है। जब हम आसपास के वातावरण को सही प्रकार से समझ पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इंटरनल सेटअप में चेंज लाते हैं। तो उन्होंने इंटरनल सेटअप तो सबका एक जैसा है, इंटरनल सेटअप में क्या चेंज लाए? स्पॉन्सर्ड यूनियन कि जो लोगों पर पर्सनल लेवल पर नेगोशिएट करती थी और अपना काम करती थी, तो जिससे पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन था वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो स्टडी है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी जीरो कर देती है। ठीक है, तो इस Yes, प्रकार yes. से ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है उसमें। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के समक्ष जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Yes, ma'am. इसमें सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। Yes, ma'am. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, Ma'am, improvement in. क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। Yes, ma'am. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन पीपल स्किल,
Yes, ma'am. फिर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनोवेशन, incorporation of innovations, Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट है incorporation of work life balance, incorporation of work life balance। Yes, ma'am. ठीक है, तो फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन एक चैलेंज था। इट इज ऑन इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे क्या चैलेंज था कि बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेन असाइनमेंट्स पे भी जाना पड़ता क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, एक देश की व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, जब एक देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी से, विश्व की इकोनॉमी से जुड़ जाती है। ठीक है कि Yes, नहीं? ma'am. तो जैसे एक Yes. जैसे एक देश के अंदर मार्केट होती है, वहां पर सब अपनी दुकानें खोलते हैं, मार्केट लगाते हैं, जो जितना बेहतर स्थिति में होता है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाता है। मतलब सबके लिए वो सेम बना दिया जाता है, रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एंट्री खोल दी जाती है। इस तरीके Yes. से ग्लोबलाइजेशन में होता है। तो जब एक देश की इकोनॉमी विश्व की इकोनॉमी से जुड़ जाएगी तो ऐसे में क्या होगा कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही होंगी उनका बाहर के देशों के साथ भी कनेक्शन होगा। तो वहां पर ऐसे में हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्तियों को बाहर की फॉरेन असाइनमेंट्स में भी जाना पड़े, फिर ऐसे लोगों से कोलैबोरेशन करना पड़े जो कि डिफरेंट कल्चर के व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों के मैनेजमेंट जो है वो हम सही प्रकार से तब कर पाएंगे जब हम उनके बिहेवियर को सही प्रकार से स्टडी कर पाएंगे। तो इसलिए इंडिविजुअल लेवल पर इस प्रकार से मदद करती है। देखिए ग्रुप लेवल पर जब एक ग्रुप में व्यक्ति डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल वर्क करे तो जो डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हैं, कल्चर यानी डिफरेंट वैल्यू नॉर्म्स वगैरह को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो ग्रुप होगा उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ग्रुप में सब मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो जब ऐसे ग्रुप्स होंगे जो वैरायटी ऑफ पीपल से बने हुए होंगे तो उन ग्रुप्स में डिसीजन लेना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम यदि हम उनके बिहेवियर को सही प्रकार से समझते हैं, उनकी मंशा को सही प्रकार से समझते हैं, जब उनको सही प्रकार से हर पर्सपेक्टिव में उनको समझ रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट कल्चर के ही व्यक्ति क्यों ना हो, तो ऐसे में फिर डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो भी डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर Yes, ma'am. ग्लोबलाइजेशन Yes, ma'am. ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो डिफरेंट मर्जर्स होते हैं या एक्विजिशन किया जाता है, ठीक है, वो भी जो है वो आसानी से हो जाते हैं यदि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को सही प्रकार से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस Yes, प्रकार से yes. ग्लोबलाइजेशन के चैलेंज जो फेस करता है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इस तरीके से उसको फेस करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। ये इसमें भी वही बात है कि जो किनका मैनेज करना है, ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या है कि ऐसे लोग एंटर कर चुके हैं, ऐसे लोग मिलकर काम कर रहे हैं जो मतलब डाइवर्स पीपल हैं, मतलब डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट वैल्यूज के, इस टाइप के पीपल जो हैं उनका मैनेजमेंट करना जो है वो एक दूसरा इम्पोर्टेंट चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के समक्ष। ठीक है, Yes, 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 ma'am. और जब ये स्टडी प्रॉपरली कर सकता है तो इसको आसानी से वो मैनेज भी कर पाएगा। तो इसका मैनेजमेंट करना भी उसके सामने एक चुनौती के रूप में है। फिर है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, जब हम ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अपने आप को मार्केट में सस्टेन करने के लिए हम प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ पहले अगर हम सिंपल सा लें एग्जाम्पल की, जैसे साबुन बनता है, पहले इंडिया में लक्स बन रहा है या निरमा बन रहा है, ठीक है, इस Yes, टाइप ma'am. के सोप बन रहे हैं। अब यहाँ की जो कंपनीज है वो यहीं की हैं, तो आपस में उनका इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लगभग सबकी लागत एक जैसी आएगी, लगभग सबकी क्वालिटी एक जैसी होगी, तो कहीं लॉस नहीं होगा। ठीक है, और जब बाहर से कोई माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके आएगा वो उसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन नहीं जब था तो वो इनकम टैक्स ड्यूटी वगैरह सब लगती थी, वो चीज क्या हो जाती थी? महंगी जाती थी, वो आसानी से हमारे मार्केट में एंटर नहीं कर पाती। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या, प्राइवेटाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को, थ्रू प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। हम अपने रूल रेगुलेशन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, बाहर के yes ma'am, मार्केट को या बाहर की कंपनीज को अपने एंटर करने देते हैं। अब क्या है, अब बाहर देखिए, जहां पर तो डेवलपिंग कंट्री से सवाल है, उनसे तो हम कंपटीशन कर लेते हैं। जहां पर डेवलप कंट्री से सवाल है, वहां पर क्या है, उनका जो माल है उसकी क्वालिटी भी बेहतर है और उसकी लागत भी कम आई, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो बढ़िया टेक्नोलॉजी से कम लागत से वो बढ़िया क्वालिटी का माल बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल, अब हम लक्स की कंपैरिजन में जब हम इंटरनेशनल लक्स या और इस टाइप के सोप देखते हैं, हमें वो फ्रेग्रेंस वाइज या और तरीके से भी बेहतर लगते हैं। अब पहले ये महंगे होते थे, भाई हमने ले लिए अपने लक्स और दो चार भाई ले लिए, क्योंकि महंगे हैं तो एक दो ले लिए। लेकिन अब क्या है कि वो सस्ते हैं, क्योंकि मार्केट खुल गई। अब इनकम टैक्स ड्यूटी या इस टाइप की कोई भी जो है रूल रेगुलेशन नहीं रह गया, तो उससे क्या होगा, उनका जो माल है हमारे कम उसका दूसरी के साथ कंपटीशन रहेगा। और जो कंज्यूमर है, जो हम जो विक्रे जो खरीदने वाला है, ग्राहक जो है, वो किसका माल खरीदेगा, जो लागत में कम होगा, जिसकी कीमत भी कम होगी, क्वालिटी भी बढ़िया होगी, डेफिनेटली बाहर का माल बिकेगा। ठीक है कि नहीं, तभी yes तो ma'am, मार्केट चौपट होती है। अब हमारे सामने yes ma'am, समक्ष चुनौती क्या है कि हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है और उसकी क्वालिटी भी बढ़िया करनी है। तो ये तब कर पाएंगे जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को, लोगों को जान पाएंगे, और हमें समझ में आएगा क्या तरीके अपनाएं, इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर, और स्ट्रक्चरल लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, ताकि हम बढ़िया ताकि हम अपने प्रोडक्ट में बढ़ोतरी भी कर सकें और उसकी क्वालिटी को भी बढ़िया कर सकें। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो स्टडी है, वो कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करने का काम करती है। फिर है इम्प्रूवमेंट इन पीपल स्किल। फिर भाई जो नई टेक्नोलॉजी, नई yes एडवांसमेंट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को बनाना भी जरूरी है। यदि वो उसके अकॉर्डिंग स्किल्ड नहीं हो पाएंगे, तो वो नए जमाने के अकॉर्डिंग अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। तो उन्हें अपडेट रखने के लिए, उनको उसमें बनाए रखने के लिए, ट्यून रखने के लिए, हम ये देखेंगे किस प्रकार से उनके स्किल को हम, किस प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके स्किल को डेवलप कर सकते हैं, उनको वो नॉलेज दे सकते हैं, ताकि वो नए सराउंडिंग्स में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के yes समक्ष, ma'am, ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष क्या है, एक चुनौती है। फिर है challenge, इनकॉर्पोरेशन yes ऑफ yes इनोवेशंस। इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनोवेशंस का मतलब ये है कि हम स्ट्रैटेजीज वगैरह तो बना लेते हैं कि किस तरीके से हम एडवांसमेंट लाएंगे, किस तरीके से, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि इम्प्लीमेंट करने में क्या होता है, क्योंकि कोई भी नई स्ट्रैटेजी जब इम्प्लीमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं वहां काम करने वाले व्यक्ति जो है, वो रेजिस्ट करता है। क्योंकि जब कोई नई चीज आती है जो हमारी समझ से बाहर होती है, उसको एक्सेप्ट करने में हमको थोड़ा सा समय लगता है। तो जो व्यक्ति है, वो उसको उसका विरोध करता है अपने अपने स्तर पर। तो उस वो चीज ना हो, स्ट्रैटेजीज बनाने के साथ भाई हमने ध्यान में रखते हुए, नए चेंजेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो चेंज है वो समय की मांग है। हम समय के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज, स्किल वाइज, हर तरीके से अपने आप को चेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना है। तो इसके लिए yes हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो इम्प्लीमेंटेशन कंफर्टेबल तब हो पाएगा जब हम लोगों के बिहेवियर को ध्यान में रखते हो, इसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर सकें। ठीक है। फिर yes नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए, जब नए काम करने के तरीके आए, नए नए लोगों के साथ कोलैबोरेशन हुआ, ठीक है, और लोगों के साथ, तो ऐसे में जो है, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वो बर्डन भी लगने लगा। अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, हमारे जो वर्किंग आवर्स थे वो 9 से 4 थे या 9 से 6 थे, ठीक है कि नहीं। अब हमने बाहर की कंपनीज के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, बाहर के देशों के साथ भी अपना बिजनेस बढ़ाया। तो अब क्या है, कुछ लोग तो इस शेड्यूल में काम कर रहे हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं, तुमने सुना होगा, कुछ नाइट yes शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो yes अपने ma'am, आप को उसके अकॉर्डिंग बनाने में क्या होता है, फिर अपने आप जो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल लगने लगता है। वो कहीं ना कहीं हमारी जो वर्क कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को
वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, कहीं ना कहीं उसे डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में वो भी एक चैलेंज है, तो उसको चैलेंज को ओवरकम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं फिर हम वो तरीके अपनाते हैं ताकि वो जो नए तरीके, जो नई स्ट्रैटेजी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं वो लोगों को बर्डन सम ना लगे। जैसे हम कह रहे हैं कि चलिए नाइट शिफ्ट काम होगी, लेकिन आपको सिर्फ 2-4 घंटे यहाँ काम करना पड़ेगा, बाकी आप यू वर्क एट होम। आप अपने होम से भी, आप अपने घर से भी उसको चला सकते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम कह रहे हैं कि कुछ टाइम हम डिपार्टमेंट में आए, और सर ने कहा कि सारा टाइम तो डिपार्टमेंट की हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, लेकिन डिपार्टमेंट का काम भी करना है, तो हम पहले 6-7 घंटे डिपार्टमेंट में रहते थे, अब हम कर लेते हैं 3-4 घंटे डिपार्टमेंट में रहेंगे, बाकी 3 घंटे आप लोग जो लेक्चर वाला टाइम है वो लोग आप लोग उसे क्लास से रन, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हम यहाँ के कर लेंगे, और बाकी जो आपका क्लास जो ऑनलाइन चल रही है तो उससे क्या होगा कि आप लोग अपने घर से ही उस ऑनलाइन क्लास को रन कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो है वो चैलेंज को फेस करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो अदा करता है। ठीक है, Yes, yes, अब आ ma'am. जाती है कंक्लूडिंग ये चैप्टर, लिमिटेशंस। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो अप्रोच है, जो स्टडी है, वो कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक प्रकार से इट्स अ डिस्कशन ऑफ बिहेवियर। क्या है बिहेवियर, इसकी हम बेसिकली स्टडी करते हैं, और इस बिहेवियर को जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को, हम अप्रोचेस को अपनाते हैं, जिसके माध्यम से हम ऑर्गेनाइजेशन में उसके बिहेवियर की स्टडी होती है। लेकिन इसमें इसकी लिमिटेशन ये है कि किसी भी बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हम कोई एक मॉडल, कोई एक तरीका अपना के पूरे बिहेवियर की ओवरऑल स्टडी नहीं कर सकते। ना हम कोई ऐसा अब हमें अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बिहेवियर की, हमें ह्यूमन बिहेवियर की मैम स्टडी कर। मैं एक बार मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा पाँच अच्छा चार पाँच से ये वाला पॉइंट मैम, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, लिमिटेशंस। जी लिमिटेशन जी। इसमें ये है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, इट्स अ बिहेवियर डिस्कशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्ति के बिहेवियर के आधार पर हम ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बिहेवियर का हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या उसका इंडिविजुअल लेवल पे है, क्या ग्रुप लेवल पे है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है। तो इसमें स्टडी करने के लिए बहुत सारे हमने मॉडल्स या बहुत सारे तरीकों को अपनाया है, जिसके माध्यम से स्टडी करते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, किसी, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, उसको पूर्ण रूप से समझना जो है बहुत मुश्किल काम है। हम किसी एक मॉडल से, किसी एक मेथड से, किसी अप्रोच से हम पूर्ण रूप से उसको स्टडी नहीं कर सकते। यदि हमें स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, और हम कोई सेट प्रिंसिपल नहीं बना पाते हैं कि हम ये कहें कि ये मॉडल जो है वो सही तरीके से उसकी स्टडी कर पाएगा। और दूसरी बात है, हम इसमें ये चीज और पढ़ रहे हैं कि समय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है। ठीक है कि यस नहीं? मैम। तो इसलिए यस। ये इसके नियम, तो हम कोई ऐसा सेट प्रिंसिपल नहीं बना सकते कि इस प्रकार की परिस्थितियां यदि ऑर्गेनाइजेशन में पैदा होंगी तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, उसका रिस्पॉन्ड ऐसा ही रहेगा। और इसको सही प्रकार से चलाने के लिए यही स्ट्रैटेजी है, यही तरीका काम आ सकता है, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर सब चेंज हो जाएंगे, लोगों की सोच चेंज हो जाएगी, लोगों का बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो हमें समय और परिस्थिति के अनुसार जो है हमें ऐसा तरीका अपनाना होगा जो समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग उस हिसाब से उस टाइम पे फिट होगा। ठीक है यस कि, तो इसलिए ये इसकी जो है लिमिटेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मानी जाती हैं। तो कई बार इसको स्टडी करने में ये परेशानियां भी आ जाती हैं। अब आ मैम। जाता है फ्यूचर, क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। भाई एक नई स्टडी है ऑर्गेनाइजेशन, हम कहते हैं एक नया एरिया ऑफ स्टडी है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये कोई सेट डिसिप्लिन नहीं है। यस मैम। सेट डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, ये इसके एक थ्योरेटिकल फाउंडेशंस नहीं है, कुछ सेट प्रिंसिपल्स नहीं है जिसपे ये अभी तक चला आ रहा है, बल्कि ये नया स्टडी का फील्ड है जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी से कंट्रीब्यूट कर रही है।
इस स्टडी को चलाने में। लेकिन यदि हम इस तरीके से भी देखें, चाहे ये एक नया सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसका फ्यूचर जो है वो किसी भी तरीके से अंधकार में नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तब तक इम्पोर्टेंट बना रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी तो ह्यूमन फैक्टर इम्पोर्टेंट रहेगा, और ह्यूमन फैक्टर इम्पोर्टेंट रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी जो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर स्टडी जो है वो अपने आप में रेलिवेंट जो है वो बनी रहेगी, कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लोगों के बिहेवियर को जानना बहुत अधिक जरूरी है। समय परिस्थिति के अनुसार चेंजेस आते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग कैसे ही हम स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या तरीके अपनाएं, कैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाएं, कैसे टीम बनाएं, कैसे ग्रुपिंग करें, तो ये सब क्या स्ट्रक्चर अपनाएं, ये समस्त चीजें इंपॉर्टेंट जब तक बनी रहेंगी तब तक जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी जो है रेलिवेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो यस। इस प्रकार से ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपने बुक्स वगैरह के नाम भी थोड़े लिख लीजिए, कि भी टाइम है आपके पास तो दो यस चार मैम। बुक्स जो मैं आपको अच्छे बता देती हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। जो बुक आप, सारी ही बुक सही हैं, जो बुक आपको लैंग्वेज वाइज आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको समझ में ज्यादा बेहतर आए, उसकी आप कंटेंट और टेबल अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को भी स्टडी कर लीजिएगा। उसमें उसमें वही है कि कई बुक्स में कुछ चैप्टर्स हैं कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर भी ओवरऑल वो आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाले पोर्शन को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आपको अलग से लेनी पड़ेगी, उसकी भी अलग से बता दूंगी जब मैं वो पढ़ाऊंगी। तो यस इसमें मैम। आप बुक्स लिख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय के अश्वथापा। अश्वत्थापा। हाँ, के अश्वथापा, हिमालयन पब्लिशिंग हाउस, हिमालय पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित है ये। यस मैम। फिर लिखिए एस के खनका, KHANKA, ये सुल्तान चंदन कंपनी पब्लिशिंग से है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, SK खन। खनका, खनका, ठीक है मैम। KHANKA, स्पेल आउट कर दिया मैंने, वहीं जी कोई मैम। कंफ्यूजन न रह जाए। फिर सुल्तान चंदन कंपनी पब्लिशिंग हाउस, सॉरी। SULTAN। यस मैम। ठीक है, फिर है डॉक्टर CB गुप्ता, ये भी अच्छी बुक है CB गुप्ता की। अश्वत्थापा वाली भी अच्छी है, तो मैंने देखी, ये तो मैंने पढ़ी हुई है। जी मैम। डॉक्टर CB गुप्ता, ठीक है, ये भी वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, ये सुल्तान चंदन कंपनी पब्लिशिंग। फिर LM प्रसाद की बुक है, ये भी सेम पब्लिशिंग। मैम LM प्रसाद। हाँ, PRASAD। यस मैम। फिर है CL चतुर्वेदी, मैम ये महावीर पब्लिक। प्रसाद हाँ, प्रसाद वाली में कौन सी पब्लिकेशन है मैम? ये भी वही सुल्तान चंदन पब्लिश कंपनी। ये तीनों का पब्लिशिंग एक ही है, SK कनका का, CB गुप्ता का, LM प्रसाद का। ठीक है, ओके ओके मैम। फिर है CL चतुर्वेदी, महावीर पब्लिकेशन। यस मैम। फिर है आपका RA शर्मा, यस मैम। ये भी आपका वही है, सुल्तान चंदन कंपनी। ओके मैम। फिर है FC शर्मा, ये महावीर पब्लिकेशन की है। यस मैम। ठीक है, एक है आपकी मेग्रा हिल जो आती है, टाटा मेग्रा हिल रहती है ना, यस मैम। इनकी, हाँ इनकी है एक ऑर्गेनाइजेशनल, ये 6th एडिशन लीजिएगा, जो ओके मैम। लेटेस्ट अभी तक 6th है, इसके बाद का आ गया तो देख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यस मैम टाटा मैकग्रा हिल की हाँ ऑर्गेनाइजेशनल मेग्रा हिल की। बिहेवियर। यस मैम। और इसमें है इमर्जिंग नॉलेज, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कोलन लगा के इमर्जिंग नॉलेज एंड ग्लोबल रियलिटी। ये मेग्रा हिल ही लिखा हुआ, टाटा नहीं लिखा हुआ, मेग्रा हिल ही है, MCGRAW हिल, ओके HILL। ओके ये मैम। ठीक है।
ये है इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमर्जिंग नॉलेज एंड ग्लोबल रियलिटी। ये 6th एडिशन है इसका। ये अच्छी है। इसमें राइटर्स लिख लिया स्टीवन मैकशेन, यस मैम। स्टीवन मैकशेन और मैरी एन वॉन, मैरी एन ANN वॉन VON और ग्लिनो GLINOW, फॉरेन ऑथर है इसका यस मैम। और अच्छी बुक है ये भी, ग्लिनो। ठीक है, यस यस। तो ये आपके कुछ बुक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे, आप इनको देख लीजिएगा। जो आपको इनमें से अच्छी लगे, जो आपको लगे कि आप कंफर्टेबली इसको समझ पाओगे, तो एक बार सबको देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने काफी सारी वेराइटी ऑफ बुक्स आपको बता दी हैं। जो भी आपको इसमें अच्छी लगे आप इसमें से देख सकते हैं। सभी स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। ठीक जी है, मैम। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अलग से बुक रहेगी, क्योंकि कुछ बुक्स इसमें है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड मैनेजमेंट करके भी है। तो जी मैम। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है उसकी आपको अलग से देखनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो जी आपका मैम। फाइनली ये फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट, ठीक है, यस कोई मैम। प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी पूछ लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, बाद में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास से पहले पूछ लीजिएगा। ठीक है, या फिर हम मैं इसमें मैं अभी तो है नहीं, मैं आगे कुछ आएगी पूछ लूंगा मैं ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्लास में। एक दिन ऐसा भी कर लेंगे, एक डिस्कशन की क्लास रख लेंगे जिसमें आप लोग अपनी सारी क्वेरीज जो हैं, जो पढ़ाया उसमें आप डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी अभी फर्स्ट यूनिट अभी आपकी, आप इसको प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। जो जो मैंने चीजें मैं आपको बताई हैं, मैं बुक्स भी आपको बता दी हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर लोगे। और फिर उसके बाद आप देखिएगा आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कुछ पूछना है, तो आप आसानी से पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा? जी ठीक, मैम। ओके। और मैम कल क्लास का क्या रहेगा मैम? सैटरडे है शायद कल का। हाँ, सैटरडे संडे तो ऑफ है ना। ऑफ है ना मैम? सैटरडे, ठीक, हाँ जी हाँ, जी। सैटरडे संडे ऑफ। हाँ ठीक, लॉकडाउन है इसमें, सॉरी। हाँ लॉकडाउन है ना, इस वजह से है। यस ठीक, मैम यस। हाँ, ओके मैम। ओके ओके। ओके मैम।